नमस्कार, खबर आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरुआत करने वाले हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए केस को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। तब तक केजरीवाल को बेल दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। वो एक निर्वाचित नेता हैं। अब इस मामले में सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। बहुत बड़ी राहत है और ये बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। और जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चंस को लेके उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फिलहाल जेल में रहेंगे, क्योंकि फिलहाल केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में हैं और उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है। और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार को लिया गया। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर फैसले को सत्य की जीत करार दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ईडी ने झूठे केस में केजरीवाल को फंसाया है। एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि ईडी जो है बड़े एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी पलटवार आम आदमी पार्टी पर कर रही है, ये कहते हुए कि अदालत ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, निर्दोष वो साबित नहीं हुए हैं। और इस जमानत का मतलब ये भी नहीं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। इंटरिम बेल होती है कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, वो स्कैम में नहीं है। तो इंटरिम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता भुगत रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को मानते हुए उन्हें बाहर रहकर अपना काम करने की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें स्कैम के घोटाले से मुक्त नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मामला बनता है। राउजमेनी कोर्ट में भी जो टिप्पणियाँ आई थी उसके अनुसार भी, जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अनुसार भी मामला बनता है। और आइए महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद में 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान दक्षिणी मुंबई के विधान भवन परिसर में हो रहा है। बीजेपी ने 5, शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 2, अजित पवार गुट वाली एनसीपी ने 2, कांग्रेस ने 1, तो उद्धव गुट वाली शिवसेना ने 1 और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। विधानसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 274 है। ऐसे में विधान परिषद की 1 सीट जीत हासिल करने के लिए कुल 23 वोट की जरूरत है। आघाड़ी की तरफ से 3 उम्मीदवार है और तीनों चुन के आने की पूरी हमको उम्मीद है। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए पंकजा मुंडे, योगेश तिलकर, परिणय फुके, अमित गोरखे और सदाभाऊ खोत को मैदान में उतारा है। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 2, कृपाल तुमाने और भावना गवली को उम्मीदवार बनाया है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने मिलिंद नार्वेकर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने राजीव सातव को उम्मीदवार बनाया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई में उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मुलाकात करेंगी। और देखिए, संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष के नेताओं की ये जो मुलाकात है, इस पर सबकी नजर है। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 2 विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात करेंगी। शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात शरद पवार के घर सिल्वर ओक में होगी। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ममता बनर्जी की ये पहली मुलाकात है। चंद दिन बाद संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इसीलिए शरद पवार से ममता बनर्जी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। সেই জন্যই আমি যাচ্ছি। আমি কালকে উদ্ধব ঠাকরের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি, রাজনৈতিক কথা হবে, কারণ অনেকদিন দেখা হয়নি ইলেকশনের পর। এবং শারদজির বাড়িতেও যাব। শারদ পরের সাথেও আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি, একটা 4টে আছে, একটা 5টা আছে। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आज मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई में ममता बनर्जी अखिलेश यादव की मुलाकात भी हो सकती है। चर्चा ये है कि संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले ममता बनर्जी दिल्ली का दौरा कर सकती हैं। ममता बजट सत्र से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। और दिल्ली में बढ़े बिजली बिल के खिलाफ बीजेपी के नेता आज सड़क पर उतरे। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर पावर डिस्कॉम्स से मिलकर बिजली के दाम बढ़ाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि पहले पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं और फिर पेंशन ट्रस्ट के नाम पर भी 7% अधिक बिजली शुल्क वसूला जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल अचानक ही 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। सड़क पर उतरे बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार से बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लेने की मांग की है। केजरीवाल साहब ने कहा था बिजली हाफ पानी माफ। बिजली 100% रेट पिछले 10 साल में बढ़े हैं और जो टैरिफ पहले बढ़ाया 2 साल पहले, अब उन्होंने एक नया फार्मूला अपना लिया है। अब पीपीएसी के नाम से, पावर परचेज एडजस्टमेंट टैक्स कॉस्ट के नाम से 10% का बिलों पर सरचार्ज लगाकर दे दिया है। क्योंकि जो पावर के बारे में, बिजली के बारे में, रेगुलेटरी के बारे में वो निर्णय होने हैं, वो केजरीवाल का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। हाथरस हादसे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता से कहा गया कि वो इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले में आदेश जारी करने के लिए समर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर यह चिंताजनक और गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भी इस मसले पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ है, इसलिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए। हाथरस भगदड़ को लेकर 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में भगदड़ की जांच के लिए 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। याचिका में यूपी सरकार से घटना को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक या दूसरे कार्यक्रम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने और गाइडलाइन बनाने की भी मांग की गई थी। वो वहाँ से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, उन्हें बुलाया गया, परमिशन दिखाई जाती है, वो चले आते हैं। ना नोट की अपील करते हैं, ना वोट की अपील करते हैं, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना डोनेशन है, चैरिटी है। वहाँ तो सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोग पहुँचते हैं। हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। सूरजपाल और भोले बाबा को लेकर उसके राजदार नाजर सिंह ने एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा किया। नाजर सिंह का कहना है कि बाबा जो है अपने आश्रम में लड़कियों का डांस देखा करता था। कभी बाबा सूरजपाल के करीबी रहे नाजर सिंह ने बताया कि बाबा के आश्रम के अंदर लड़कियों का डांस होता था। नाजर सिंह ने बताया कि आश्रम के अंदर बाबा लड़कियों का डांस देखता था। हाँ, एक बार गए थे हम, वो नाच हो रहा है वहाँ पे, हम देखने गए थे तो लोनियाँ नाच रही थी। बाबा और वे माता श्री बैठी थी कुर्सी पे, लोनियाँ नाच रही थी, गा रही थी अपने जो गीत गाती हैं जैसे। नाजर सिंह बाबा सूरजपाल के बचपन के दोस्त हैं। नाजर सिंह ने बाबा के साथ नौकरी भी की थी। नाजर ने बताया कि बाबा दूध से नहाता था और फिर उसी दूध से खीर बनती थी जो भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती थी। दूध से नहाते सच्चाई है, दूध से नहाए थे, दूध खीर बनी है उनकी। हुआ देखा वो मैंने तो गांव वालों देखा था, मैंने वहाँ गया तब और कुछ नहीं हुआ था। और जो जिस दूध से नहाए तो उस दूध की खीर बनी।
मीठी बनी थी उनकी, लोगों ने प्रसाद के रूप में खाया लोगों को ना। तो एक तरफ ऐसे बाबा के करीबी राजदार जो एक एक कर कैमरे पर आकर बाबा के राज खोल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बाबा के अभी भी कई ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरीके से उन पर भरोसा जता रहे हैं। बाबा सूरजपाल के संसार की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल कासगंज पहुंचे। कासगंज में बाबा के कई करीबी लोगों से मुलाकात हुई। कासगंज से ही बाबा ने सत्संग की शुरुआत की थी। 24 साल से बाबा के सेवादार रहे राजपाल सिंह यादव उर्फ खन्ना जी ने कहा कि बाबा आश्रम में सादा जीवन गुजारते थे। राजपाल ने हाथरस में मची भगदड़ को अराजक तत्वों की हरकत बताया। जो अराजक तत्व थे, इसमें हुआ क्या पता हूँ कि हमारे जितने भी आयोजन हुए हैं कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी हादसा न हुआ, इसलिए प्रशासन और आयोजनकर्ता सभी विश्वास में रहते थे कि कहीं कुछ होगा ही नहीं। इसलिए वो जो अराजक तत्व थे वो अंदर ही अंदर अपनी साजिश बनाते रहे। अच्छा, आप साजिश बता रहे हैं इस पूरे भगदड़ कांड को। आखिरी बार आपकी बात कब हुई है भोले बाबा से? हमारी तो बात अभी अब तक नहीं हुई। विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 2 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है और इसमें मनोरमा खेड़कर हाथ में पिस्तौल लेकर एक किसान को धमकाती हुई नजर आ रही है। हाथों में पिस्तौल, जुबान पर धमकी भरे लफ्ज। ये तस्वीर महाराष्ट्र कैडर के विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां की है। पूजा से जुड़े विवाद के बीच अब उनकी मां का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पूजा खेड़कर की मां पिस्तौल लहराते हुए लोगों को धमकाती दिख रही है। आरोप है जमीन हथियाने के लिए पूजा की मां मनोरमा पुणे की मुल्शी तहसील में लोगों को धमका रही थी। पूजा की मां अहमदनगर जिले के भाल गांव की सरपंच है। एक दिन पहले जब पुलिस पूजा से पूछताछ करने पहुंची, तब भी पूजा की मां ने पुलिस से दुर्व्यवहार किया था। पूजा की मां ने पुलिस पर ये कहकर दबाव बनाया कि वो सभी को अंदर कर देंगी। पूजा की मां को गुरुवार को मीडिया से बदसलूकी करते देखा गया। पत्रकार जब पूजा खेड़कर के घर पहुंचे तो मनोरमा ने बदसलूकी की। वैसे आने वाले दिनों में पूजा खेड़कर की परेशानी भी और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके के आरोपों में पूजा खेड़कर घिरी हुई है, उन्हीं को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। अपने ठाट बाट, बंगला, गाड़ी, ऑफिस और लाभ लश्कर को लेकर चर्चा बटोरने वाली ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। 2 हफ्ते में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। पूजा पर यूपीएससी में फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप है। दरअसल पूजा चर्चा में तब आई जब वो ट्रेनिंग के लिए पुणे आई। उन्हें ट्रेनिंग सहायक डीएम का पोस्ट मिला, यानी वो आम आईएएस अधिकारी की तरह सरकारी सुविधाएं नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने जबरन अपने सीनियर के केबिन पर कब्जा कर लिया। 2022 में पूजा खेड़कर ने मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत यूपीएससी की परीक्षा पास की। पूजा ने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया। साथ ही पूजा ने यह भी बताया कि उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है, लेकिन पूजा ने मेडिकल टेस्ट कराने से मना कर दिया। पूजा के ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले दिन से वो शक के दायरे में आया है। इसका कारण है कि उन्होंने 2 प्रकार की सहूलियतें तो ले ली। जो उन्होंने एक पिटीशन है उसमें खुद बोला है कि मैं मेंटली इल हूँ। रांची में आज से आरएसएस की वार्षिक बैठक हो रही है। इस बैठक में आने वाले 1 साल में संघ के कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप तय किया जाएगा। आज से 14 जुलाई तक चलने वाले आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ के प्रांत प्रचारकों के अलावा वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साल 2025 में विजयदशमी पर संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। रांची की बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा होगी। बैठक में संघ के संगठन विस्तार पर भी चर्चा होगी। इस समय देश भर में संघ की 73,000 शाखाएं हैं। संघ का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का है। वार्षिक बैठक में देश भर में 10 से 15 गांव के समूह पर मंडल स्तरीय संगठन बनाए जाने की योजना पर भी चर्चा होगी। बैठक में देश भर के 46 प्रांतों के क्षेत्रीय प्रमुख, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे।
बैठक में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। संघ की वार्षिक बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर हुए कामकाज की समीक्षा होगी। इसके साथ ही अगले साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक में संगठन के स्तर पर बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसी को लेकर आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। चंद महीने बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत का ऐलान किया है। 15 जुलाई से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत होगी। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी सरकार की नाकामी बताएंगे। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के लिए 14 जुलाई को सोनीपत में बैठक होगी। न सिर्फ हम हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट घर घर लेके जाएंगे, लोगों से सुझाव लेंगे और उन सुझावों को अपने घोषणा पत्र में जगह देंगे। कांग्रेस ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट के जरिए हरियाणा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महंगाई और नशाखोरी को मुद्दा बनाकर सवाल पूछे गए हैं। नायब सिंह सैनी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने 20 अगस्त से हरियाणा में रथ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। इस रथ यात्रा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान लीड करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी के कोर्स में मनुस्मृति का एक हिस्सा पढ़ाए जाने को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद अब इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव विवाद के बाद रद्द कर दिया गया। प्रस्ताव अकादमी परिषद की बैठक में चर्चा के लिए आया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया। डीयू की लॉ फैकल्टी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तीसरे साल के स्टूडेंट्स को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करने की मंजूरी मांगी थी। संशोधनों के मुताबिक मनुस्मृति पर 2 टेक्स्ट, जीएन झा की मनुस्मृति 7 में मेधातिथि की मनुभाष्य, टी कृष्णस्वामी अय्यर की स्मृति चंद्रिका मनुस्मृति पर 1 टिप्पणी को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव था। शिक्षकों के एक समूह ने डीयू के उपकुलपति को चिट्ठी लिखकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए एकेडमी काउंसिल ने लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। There is no endorsement of any such proposal in the proper authentic body of academic council. Yesterday only, Vice Chancellor rejected that proposal. उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 16 जिलों में रहने वाली करीब 18 लाख की आबादी इस समय बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। यूपी में बाढ़ से हालात कितने खराब हो चुके हैं उसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में पानी भर चुका है। कमर तक भरे पानी में स्ट्रेचर खींचकर मरीज को निकाला जा रहा है। अस्पताल के भीतर बाहर पानी ही पानी है। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से सटे ग्रामीण इलाकों में गोमती का पानी घुस गया है। सड़क पर पानी भरा है और मासूम जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद हो चुकी है। श्रावस्ती में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ की नदियाँ उफान पर हैं। कहीं सड़कें पानी में बह गईं, तो कहीं फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। यूपी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही लखीमपुर खीरी में हुई है। यहाँ 250 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी में लाखों लोग बाढ़ राहत शिविर में रह रहे हैं। यूपी में करीब 1,51,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बिहार में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। दरअसल नेपाल से नदियों में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के अंदर स्थिति और खराब होती हुई नजर आ रही है। कोसी बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के हाजीपुर का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। पानी का तेज बहाव फसल के साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जा रहा है। नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की पूरी फसल तबाह हो गई है। बाढ़ के कहर की ये दूसरी तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की है। यहाँ सज धज के साथ बारात तो निकली, लेकिन बारात गाड़ी से नहीं नाव से रवाना हुई। गंडक में आई बाढ़ से पूरा इलाका पानी पानी है, इसलिए दूल्हे को नाव की सवारी करनी पड़ी। गोपालगंज में बाढ़ की वजह से 22 गांव प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ बचपन से ही बाढ़ का दंश झेल रही सोनी ने एबीपी न्यूज से अपनी कहानी शेयर की। ऐसी मुसीबत है कि यहाँ लोगों को अपने घर जाने के लिए
नाव का सहारा लेना पड़ता है। हम आप इस उम्र में स्कूल जाते हैं, लेकिन सोनी नाव चलाती हैं। नाव चलाकर वो लोगों को बाहर पास के शहर तक छोड़ती हैं और फिर वापस अपने गांव जाती हैं। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की आज शादी है। अनंत आज राधिका मर्चेंट के साथ 7 जन्मों के बंधन में बन जाएंगे।